दोस्तों आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि इस टाइम पर मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट से मैं बात करता हूं तो पता लगता है कि भाई वो एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में भी इंटरेस्टेड है, वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम भी देना चाहते हैं, वो एससीडीडी एग्जाम आने पे उसकी भी तैयारी में कूदेंगे। तो इस केस में क्या आपको इन तीनों एग्जाम्स की अलग अलग प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप एक सिंगल प्रिपरेशन प्लान के थ्रू इन तीनों एग्जाम्स को अच्छे से डील कर सकते हो। लेकिन वो प्लान है क्या, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई अगर आप लोग एपीएफसी या फिर यू एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड है और इस एग्जाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे रिटन फॉर्म में चाहते हैं तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइडबुक पक्का डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको एग्जाम की जितनी भी इंफॉर्मेशन है लाइक पैटर्न, एलिजिबिलिटी, डिकोडेड सिलेबस, पीवाईक्यूज, वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके साथ साथ इस वीडियो के लिंक में आप लोगों को एएलसी के सॉल्व पीवाईक्यूज और एससीडीडी के पुराने पीवाईक्यूज विद आंसर की भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो के जो है टॉपिक की, जो है 3 एग्जाम्स यूपीएससी, ईपीएफओ, एएलसी एंड एससीडीडी 1 प्रिपरेशन प्लान। देखो मैंने भले ही 3 एग्जाम्स यहाँ पर लिखा हुआ है बट एक्चुअल में आप 4 एग्जाम्स यहाँ पर टारगेट करते हो। जब मैं यूपीएससी ईपीएफओ की बात करता हूं तो यहाँ पर हम एपीएफसी को भी इंक्लूड करते हैं और यहाँ पर हम ईओयू को भी इंक्लूड करते हैं। बट क्योंकि अब इन दोनों पेपर का एक सिंगल एग्जाम हो गया है, एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक सिंगल एग्जाम की फॉर्म में काउंट किया है। ठीक है, जो भी बच्चा एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर रहा है, क्योंकि दोनों का सिलेबस 100% सेम है और दोनों का पेपर भी सेम है। ठीक है, लेकिन बाकी एग्जाम्स में कैसे आपको अप्रोच करना है हम इस वीडियो के एंड तक इसको कवर कर लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर किस तरीके से इस पूरे टॉपिक को प्रोसीड करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि भाई इन पर्टिकुलर एग्जाम की एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन का सिनेरियो क्या है, कब तक ये एग्जाम आ सकते हैं, ठीक है, और कैसे हमें इन एग्जाम्स के बारे में खुद को प्लान करके रखना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि सिलेबस ओवरलैपिंग कितनी है इन तीनों एग्जाम्स के बीच में। मतलब अगर कोई बच्चा एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो कितना रेडी है एएलसी एग्जाम के लिए और एससीडीडी एग्जाम के लिए। और फिर हम बात करेंगे कि भाई कंबाइंड प्रिपरेशन प्लान इन तीनों एग्जाम्स का क्या होना चाहिए, किस तरीके से एक एस्पिरेंट को जो कि बिगनर है या फिर ऑलरेडी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनको किस तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। तो तीनों ही चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहूंगा एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन डेट की, क्योंकि सभी बच्चों को इसमें काफी इंटरेस्ट भी रहता है। ठीक है, एक तरह का जो है किक हमें जो है इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पर मैं बहुत जो है रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं, ठीक है, एपीएफसी में मैं ईओयू की बात कर रहा हूं और एपीएफसी दोनों की बात कर रहा हूं, तो इनकी जो एग्जाम आने की जो नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट है वो है जून 2027। देखो इसके 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये कि अभी जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो विद इन ईपीएफओ स्टार्ट हुआ है। अभी ईपीएफओ वैकेंसीज कैलकुलेट कर रहा है, वैकेंसीज कैलकुलेट होने के बाद वो यूपीएससी को रिक्वेशन भेजेगा, फिर यूपीएससी टाइम लेता है अपना नोटिफिकेशन रिलीज करने में, फिर जाकर एग्जाम कंडक्ट होता है। और दूसरी बात कि भाई अभी तक करंट एग्जाम साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। जब तक करंट एग्जाम साइकिल कंप्लीट नहीं होती तब तक हमें शायद नोटिफिकेशन अगली देखने को ना मिले, जैसा कि पहले केसेस में भी होता है। तो यहाँ पर मिड जून 2027 तक आपको अगली नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो लगभग आप लोगों के साथ पास अभी 14-15 महीने हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को जो है देखने के लिए फॉर दी अपकमिंग एग्जाम साइकिल। ठीक है, अगर मैं बात करूं एएलसी एग्जाम की या फिर एससीडीडी एग्जाम की, तो एससीडीडी एग्जाम में पहले तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि भाई इस साल नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में प्रोसीडिंग स्टेज थी। बट अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से प्रोसीडिंग्स काफी स्लो हो चुकी हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल इनर्शिया की वजह से अभी नोटिफिकेशन का स्कोप नहीं दिख रहा है इस साल, और अर्ली 2027 में नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। वैकेंसीज पक्का है, यहाँ पर भी आपको 190 से लेकर 200 वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये वैकेंसीज पक्का है, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगी इसकी क्लैरिटी अभी नहीं है। और अगर हम बात करें एएलसी एग्जाम की, तो एएलसी एग्जाम भी जून 2027 में आने के चांसेस हैं। सॉरी, यहाँ पर एएलसी एग्जाम आएगा। और एएलसी एग्जाम के साथ एक और एग्जाम आता है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दिख 3 एग्जाम रहे, ये मैंने तीनों मेजर एग्जाम लिए, लेकिन इनके बैकग्राउंड में 2 एग्जाम और हैं। एपीएफसी के बैकग्राउंड में ईओयू पोस्ट का एग्जाम होता है, और एएलसी के साथ हमेशा पिछले अगर हम 2 साइकिल की बात करें 17 और 23 की, तो वहां पर एलयू एग्जाम, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का भी एग्जाम होता है। बट क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के, और मतलब मैक्सिमम बच्चे जो इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होते हैं वो 30 क्रॉस कर चुके होते हैं, तो इसलिए आपके लिए तीनों एग्जाम्स ही वैलिड होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 30 क्रॉस नहीं कर गया है अभी, तो उसके लिए 5 एग्जाम है। एलयू का एग्जाम भी वो दे सकता है और ईओ का एग्जाम भी वो दे सकता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए आप लोगों को कि कौन कौन से एग्जाम है और क्या उनकी एक्सपेक्टेड जो है डेट है नोटिफिकेशन आने की। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया डील करने वाले हैं, ओवरलैपिंग सिलेबस। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई किस तरीके से इन एग्जाम्स के बीच में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ। अगर आप एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो काफी वाइड और काफी वास्ट सिलेबस है, काफी डेप्थ में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यहाँ पर आपको क्वांट,
रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर जैसे जो कंपोनेंट हर एग्जाम में आते हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर आपको जीएस सब्जेक्ट लाइक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, साइंस, इकोनॉमी, डेवलपमेंटल इश्यूज, ये कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। और फिर आपको कुछ स्पेशल कंपोनेंट जो कि एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम का ही पार्ट है, लाइक आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी वास्ट सिलेबस आपको एपीएफसी एग्जाम का देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप इन तीनों एग्जाम्स को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हो तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस प्रिपेयर कर लिया, कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया, मतलब अगले 8-10 महीनों में टाइम लगा के मेहनत करके इसके ऊपर आपकी कमांड स्टेब्लिश हो गई, तो आप ऑटोमेटिकली आप लोग मोर देन 80% रेडी हो जाएंगे फॉर एएलसी एग्जाम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एएलसी एग्जाम में जो भी कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारे एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस का पार्ट है। अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो क्वांट के 10 क्वेश्चन आपको एएलसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन आपको एएलसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी की, तो ये कंपोनेंट भी आपको एएलसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में शंका ये होगी कि सर, जब सिलेबस के टॉपिक्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, कंपोनेंट्स एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो आपने 80% क्यों बोला, आपने 100% क्यों नहीं बोला? देखो, इसका रीजन ये है कि भाई इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में जो ये वाले एरियाज हैं, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और थोड़ी सी इंडियन पॉलिटी, इसमें डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयर टू एपीएफसी एग्जामिनेशन। अगर आप इन एग्जाम्स के पीवाईक्यू देखेंगे, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो एएलसी एग्जाम में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होती हैं डिफरेंट लेबर लॉस के रिगार्डिंग, ठीक है, आईआर के प्रोविजंस के रिगार्डिंग, पॉलिटी में जो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज हैं उनके रिगार्डिंग, वो जजमेंट्स भी आपको कवर करनी होती है। और कहीं ना कहीं आपको सेक्शंस भी हर एक एक्ट में कवर करने होते हैं। तो यहाँ पर हल्की सी डेप्थ, हल्की सी बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा, ज्यादा होती है। अगर आपने ये भी पढ़ लिया ना अच्छे से, तो भी आपका पेपर क्वालिफाई होने के पूरे चांसेस हैं। बट अगर आपने शॉर्ट सिलेक्शन अपनी जो है इंश्योर करनी है, तो आपको फिर इसमें डेप्थ में 20% कवरेज और करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस से आप एएलसी एग्जाम के लिए खुद को ऑटोमेटिकली रेडी कर लेते हो। अब बात आती है एसिक डीडी एग्जाम की कि सर, अगर मैं एसिक डीडी भी देना चाह रहा हूं तो क्या एपीएफसी एग्जाम इसमें मेरी हेल्प कर देगा, उसकी प्रिपरेशन इसमें हेल्प कर देगी? तो यहां पर एपीएफसी एग्जाम के कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको एएलसी एग्जाम में एज सच देखने को मिलेंगे विदाउट एनी सिंगल चेंज। अगर मैं क्वांट की बात करूं, जनरल इंग्लिश की बात करूं, करंट अफेयर की बात करूं, लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं, इंडियन पॉलिटी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, साइंस की बात करूं, ठीक है, तो ये कंपोनेंट, कंप्यूटर की बात करूं, ये 8 कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको एज सच एसिक डीडी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो लगभग 60% सिलेबस, 60 से 70% सिलेबस आप लोग रेडी कर लेते हैं जब आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं फॉर दी एसिक डीडी एग्जामिनेशन। बट यहां पर एसिक डीडी एग्जाम के सिलेबस में आपको कुछ ऐसे अलग से कंपोनेंट देखने को मिलेंगे जो आपके इन दोनों एग्जाम्स का पार्ट नहीं है। जैसे यहां पर आपको आरटीए एक्ट देखने को मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंपोनेंट एक लिखा हुआ है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपोनेंट है। तो ये 5 कंपोनेंट आपको अलग से प्रिपेयर करने होते हैं जब आप एसिक डीडी एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको जो है एक बार सिलेबस की ओवरलैपिंग पता लग गई होगी। यहाँ पे जो आप सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, इसका 100% पार्ट आपको जो है एएलसी एग्जाम में हेल्प करता है और इसका 60-70% पार्ट आपको एसिक डीडी एग्जाम में हेल्प करता है। अब दोस्तों, इन एग्जाम्स को अप्रोच कैसे करना चाहिए, देखो यहाँ पर ही हमारा मेन क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक एग्जाम को अपना मेन टारगेट एग्जाम बनाइए। मतलब एक एग्जाम की पहले आप कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बारे में सोचिए। और अगर आप मुझसे सलाह लेते हैं कि सर कौन सा एग्जाम ऐसा हमें मानना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम को अपना मेन टारगेट एग्जाम बना के तैयारी करनी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, आपको शायद मेरी पिछली स्लाइड में समझ आ गया होगा। पहला लॉजिक तो यह है कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप लोगों का जो सिलेबस है वो आपको बाकी एग्जाम्स में काफी हेल्प करता है। और दूसरी बात कि इस पर्टिकुलर एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है उसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड दिस एग्जाम इज करंटली मोर रेगुलर देन अदर 2 एग्जाम्स। If I compare APFC exam with ASIC DD and ALC exam, you will find that the chances of coming of notification of APFC exam is more frequent than ASIC DD and ALC exam. अभी 27 में एक्सपेक्टेड है, 29 में भी इसके बारे में जो है चांसेस हैं, क्योंकि अभी EPFO कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा है एंड दे आर रिक्रूटिंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पीपल सो दैट दे कैन मैनेज द वर्कलोड। तो इस वजह से यहाँ पर आपको मोर फ्रीक्वेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको APFC एग्जाम को अपना मेन टारगेट एग्जाम बनाना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हम पोस्टिंग की बात करें,
अगर हम पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें, अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो कहीं ना कहीं एपीएफसी इज इक्विवेलेंट टू एएलसी एंड इज इक्विवेलेंट टू एसएचजीडी। कोई ऐसा आपको मेजर डिफरेंस प्रोफाइल में देखने को नहीं मिल रहा जिस वजह से आपको बाकी प्रोफाइल्स को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एपीएफसी शुड बी योर मेन टारगेट एग्जाम। जब आप एपीएफसी की तैयारी कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एएलसी के लिए खुद को रेडी पाएंगे। ठीक है, आप 80% एएलसी के रेडी हो जाएंगे। अब बाई चांस अगर एएलसी की नोटिफिकेशन आ जाती है तो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो एग्जाम नोटिफिकेशन आने के लगभग 11 महीने बाद हुआ था, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सफिशिएंट टाइम से मेरा मतलब यह है कि भाई आपके पास 11 महीने हैं जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के, और जो 20% एक्स्ट्रा आपने करना है उसको कवर करने के। तो यहां पर वो पॉसिबिलिटी होगी, आपके पास वो टाइम होगा, वो सिचुएशन आपके पास होगी कि आप इसको कवर कर पाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन एसिक डीडी की नोटिफिकेशन आ जाती है, उस केस में क्या करेंगे? आपका 60% सिलेबस एसिक डीडी का ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। आपने जो है अकाउंट्स पढ़ रखा होगा एपीएफसी की तैयारी में, आपने हिस्ट्री कल्चर पढ़ रखा होगा, आपने साइंस कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ रखा होगा, आपने इंग्लिश क्वांट पॉलिटी पढ़ रखा होगा। तो ये कंपोनेंट आपके एसिक डीडी में ऐसे आते हैं। लगभग 70 से लेके 75 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 120 आपको इन्हीं कंपोनेंट से देखने को मिलेंगे। तो ये आपके रेडी होंगे। और एसिक डीडी में भी आफ्टर नोटिफिकेशन आपके पास लगभग 4-5 महीने का तो मिनिमम टाइम हो गई होगा जहां पर आप यूनिक कंपोनेंट्स जो सिर्फ एसिक डीडी में आते हैं उनको भी कवर कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम को अपना मेन टारगेट एग्जाम, मेन प्लैंक बना के चलना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन तीनों एग्जाम्स के अलावा ऑलरेडी किसी और एग्जाम को टारगेट करके बैठे हैं और उसको जो है तैयार भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप में से मैक्सिमम बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में है इस टाइम पर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए जैसे एग्जाम्स में जो है इंटरेस्टेड हैं। तो उस केस में आप अपने मेन टारगेट एग्जाम की तैयारी करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, उनको अफेक्ट मत करिए, क्योंकि दे आर अगेन मोर रेगुलर देन दीज 3 एग्जाम्स। ठीक है, वो तो हर साल आते ही आते हैं, तो उनको आपको अपना मेन टारगेट एग्जाम बनाना ही चाहिए। बट दोस्तों उसके साथ, उनके साथ आपको बेसिकली इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के कंपोनेंट को 3 प्रायोरिटी में कवर कर लेना चाहिए। ये प्रायोरिटी क्या है कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप अपने करंट एग्जाम के साथ अगर कर सकते हैं तो करंट अफेयर्स फॉर एपीएफसी एग्जाम, क्वांट फॉर एपीएफसी एग्जाम, लॉजिकल रीजनिंग फॉर एपीएफसी एग्जाम, जर्नल इंग्लिश फॉर एपीएफसी एग्जाम एंड इंडियन पॉलिटी फॉर एपीएफसी एग्जाम प्रिपेयर कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये पांचों कंपोनेंट जो हैं वो आपको हर एक एग्जाम में जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, एपीएफसी, एसिक डीडी, एएलसी, एलईओ, ईओओ, सब में देखने को मिल रहे हैं। तो इन 5 कंपोनेंट को अगर आप 1 बाय 1 2 आवर डेली देके अलोंग विद योर करंट एग्जाम प्रिपरेशन मैनेज कर लेते हैं तो अगले 4 महीने में आप इन 5 कंपोनेंट्स को निपटा पाएंगे और खुद को रेडी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से 4 महीने इज गुड टाइम जहां पर आप इन कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो मैं ये मान के चलता कि इन तीनों कंपोनेंट्स को, इन चारों कंपोनेंट्स को तो मुझे रेगुलरली जो है 1 घंटा देना ही देना है विदाउट मिस। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का पार्ट है, रिदम का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में कोई सिलेबस कवर नहीं करता हूँ, मुझे एक बार जो है चीजें पढ़ने का उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ती, तभी आकर मेरी कमांड बनी रहेगी। और इस कंपोनेंट को मैं अलग से 2 घंटे देके डेली प्रिपेयर करने की कोशिश करूं। तो यहाँ पर अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल लेते हैं तो आप इन कंपोनेंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, इनको पढ़ते रहिए और इसको 1 बाय 1 जो सिलेबस में कवर कर लीजिए। इसके बाद जब आपका ये वाला एरिया एक बार स्टेब्लिश हो जाता है तो आप बाकी कंपोनेंट्स की रिवीजन रखिएगा आधे घंटे डेली, और सेकंड प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट्स को पिक करना शुरू कर दीजिएगा। यहां पर स्टार्ट करिए अकाउंटेंसी से, ठीक है, फिर आप स्टार्ट करिए साइंस से, फिर आप स्टार्ट करिए हिस्ट्री से। अगेन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर हिस्ट्री एंड साइंस और अकाउंटेंसी आपके एसिक डीडी एग्जाम का भी मेजर पोर्शन है। फिर आप आईआर एंड लेबर लॉ पे, सोशल सिक्योरिटी पे, कंप्यूटर पे आ जाइए, और ये सेकंड प्रायोरिटी कंपोनेंट आपके अगेन आपके लगभग 5 महीने के आसपास का टाइम लेंगे, उससे पहले नहीं कवर होने वाले अगर आप 2 से 3 घंटे डेली दे रहे हैं। और फिर आप आइए लास्ट प्रायोरिटी वाले कंपोनेंट्स में, जो कि आपको तभी प्रिपेयर करने चाहिए जब एग्जाम आ जाता है। ठीक है, अगर आप स्टेट प्रिपेयर नहीं भी करते हैं तो आपको एपीएफसी में कोई मेजर नुकसान नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस छोड़ भी देते हैं फॉर एपीएफसी एग्जाम तो भी आपको कोई मेजर नुकसान नहीं है। तो इनको आपको एंड में प्रिपेयर करना चाहिए। बट ये 4 कंपोनेंट अगर एसिक डीडी आ जाता है तो फिर आपको पक्का प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि यहां से भी आपको पेपर में 25-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी कंपोनेंट, सेकंड प्रायोरिटी कंपोनेंट और थर्ड प्रायोरिटी कंपोनेंट आपको 1 बाय 1 प्रिपेयर करने चाहिए। आपको अपने करंट एग्जाम की प्रिपरेशन को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट बी अ गुड आइडिया। बट अलोंग विद दैट यू हैव टू take out 3 hours daily
टू प्रिपेयर दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। ओके, अब यहाँ पे जो आपके करंट एग्जाम है, एक बार आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके करंट एग्जाम से कौन से एरियाज ओवरलैप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का एस्पिरेंट है, ठीक है, और इस बार जो है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाला है, ठीक है, 2026 का, तो करंट अफेयर वाला कंपोनेंट मैं यू लिख देता हूं, ठीक है, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ठीक है, और यहां पर तो कोई कंपोनेंट नहीं, आप लगभग 6 कंपोनेंट के लिए खुद को रेडी पा रहे हो। तो यहाँ पे आप अपने मेन एग्जाम्स की ऐसी तैयारी करो कि ये 6 कंपोनेंट आपके यहाँ पे भी रेडी हो जाए। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आप अपने जब करंट एग्जाम की तैयारी करो तो उसके साथ साथ आप पीवाईक्यूज, एपीएफसी, ईओ, एसईडीडी, एलईओ एग्जाम के देखते रहिए, ताकि आपको अंदाजा रहे कि भाई वो प्रिपरेशन जो आप मेन एग्जाम के लिए कर रहे हो वो यहाँ पर आपकी हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये एक अप्रोच हो सकती है इन एग्जाम्स को डील करने की। बट दोस्तों, मैं यही एक बात आपसे एंड में कहना चाहूंगा कि यहाँ पर गेम इफेक्टिवनेस या इंटेंसिटी की नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें, यहां पे गेम है कंसिस्टेंसी की, कि कौन सा बच्चा विदाउट नोटिफिकेशन, मोटिवेशन कम होने के बावजूद अगले 1 साल लगातार तैयारी कर सकता है। अगर कोई भी बच्चा ऐसा कर लेता है तो ट्रस्ट मी, उसके सिलेक्शन के चांसेस बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये जनरल रूल है कि भाई कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये पास्ट में भी देखा गया है कि वो बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, ईपीएफओ, एपीएफसी का, ईओयू का, एसईडीडी का, एलईओ का, जो लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, जिनकी रिदम कभी भी ब्रेक नहीं हुई है, और जो नोटिफिकेशन के बिना भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे या इन एग्जाम्स के कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर ये अप्रोच आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मंत्र ये नहीं है कि भाई नोटिफिकेशन के बाद 14-15 घंटे लगाओ डेली। मंत्र यह है कि अभी से विदाउट नोटिफिकेशन अगर आप 3-4 घंटे भी डेली लगाने की हिम्मत रखते हो तो आप इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के चांसेस भी रखते हो। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों से एंड में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी बच्चे को इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में सच में जो है इंटरेस्ट है, तो आप एक बार पक्का इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि सर यस, वी वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम इन अ कंसिस्टेंट मैनर। देखो, थोड़ी सी वेग एक्सरसाइज है, आपको लगेगा कि क्या ये मुझसे कमेंट करवा रहा है, बट एक बार फीलिंग तो आए, एक बार खुद को मोटिवेट तो करें। तो आप प्लीज यहां पर कमेंट में पक्का मुझे बताइएगा कि वी आर कंसिस्टेंट फॉर दिस एग्जाम और नॉट। मैं देखना चाहूंगा। एंड दोस्तों, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपकी इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग है, आप अगेन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैंने आपको काफी एलिबरेट मैनर में चीजें बता दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, देन योर कमेंट इज मोर देन वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।